तो हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूल की। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर हम किसी एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना, तो ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। जितने भी एलिमेंट्स होंगे, अगर आप नॉर्मली भी अगर आप हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन, अगर ये हाइड्रोजन है इट मीन्स इतना बड़ा हाइड्रोजन ये आपको दिख रहा है, इट मीन्स इसका साइज जो है वो अच्छा खासा है, दैट इट इज विजिबल। लेकिन जैसे हम इसके एक छोटे से पार्टिकल्स को अगर हम डिस्कस करेंगे तो मैं तो शायद यहाँ से देख भी पाऊँ, आपको ये नहीं दिखेगा, लेकिन वही ये जो कंप्लीट पार्टिकल है, ये आप मॉलिक्यूल है, ये आपको वहाँ दिख रहा है। एक एलिमेंट के लिए जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? एटम। क्या है? एटम। मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट इज एटम। क्या है ये? एटम है। लेकिन जब हम कोई केमिकल सब्सटेंस की बात करते हैं, हम किसी केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं, तो वो कंपाउंड, अब ये इसका फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड? CaCO3। और नाम क्या है इसका? क्या नाम है? ये तो क्लियर है कि सर ये कैल्शियम कार्बोनेट है, लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ लें कि बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट किन किन एलिमेंट से बना हुआ है, तो ये भी आपके दिमाग में क्लियरली बिल्कुल 100% समझ में सबको आ रहा होगा कि कैल्शियम की बात हो रही है, कार्बन की बात हो रही है और ऑक्सीजन की बात हो रही है। मतलब एनी केमिकल कंपाउंड विच इज कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें 3 अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग रेशियो में अलग अलग फॉर्म में प्रोड्यूस हो रहे हैं और उसी से ये बन रहे हैं। तो अगर हम केमिकल कंपाउंड की बात करते हैं या सब्सटेंस की बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे थे कैल्शियम कार्बोनेट की, जो हम जिससे लिख रहे हैं चॉक, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे इसका फॉर्मूला लिखा तो ये 3 चीजें बिल्कुल ही विजिबल हैं। देखिए, जैसे हम कंपाउंड की बात कर रहे थे तो कैल्शियम कार्बोनेट एक केमिकल सब्सटेंस है, तो यहाँ हम बात करेंगे मॉलिक्यूल की। मतलब इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो सिंपलेस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट 4 अलग अलग एटम से या एलिमेंट से मिलके बने हैं जो केमिकली कंबाइंड है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस में 2 या 2 से ज़्यादा एटम और एलिमेंट आपस में केमिकली कंबाइंड होके जो भी सब्सटेंस बना रहे हैं उनको हम केमिकल कंपाउंड और केमिकल सब्सटेंस कह रहे हैं। इज इट ओके टू ऑल? अब हम बात करते हैं एटॉमिसिटी की। किसकी? एटॉमिसिटी। अब यहाँ पे बात हो रही है एटम, मतलब एटॉमिसिटी हम किसी भी कंपाउंड के लिए बात करेंगे, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे। ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी केमिकल कंपाउंड में टोटल कितने एटम्स हैं। मतलब एटॉमिसिटी कैन बी डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ वन मॉलिक्यूल। टोटल एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, present in one molecule of any substance। अब जैसे बात हुई मोनो एटॉमिक की, तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एटॉमिसिटी कितनी होगी? 1। डाइएटॉमिक के लिए कितनी होगी? 2। ट्राइएटॉमिक के लिए 3। और पॉलीएटॉमिक के लिए मोर देन 3। अब आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल गिवन है, जितने भी नोबल गैस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सभी मोनो एटॉमिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? मोनो एटॉमिक। मतलब किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी एलिमेंट की जो एटॉमिसिटी होगी, अगर 1 है एटॉमिसिटी, मतलब यहाँ पे अकेला है हीलियम, अकेला नियन, अकेला आर्गन, अकेला क्रिप्टन है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 1। वही अगर आप यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे टोटल कितने एटम्स हैं? 2। तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2। और टेक्निकल टर्म क्या हुआ? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, नॉट एलिमेंट। व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल? डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ एटॉमिसिटी इन सभी की 2 है। अब जैसे ट्राइएटॉमिक है, अब ट्राइएटॉमिक में तो एक ओजोन ही हो गया, O3, H2O, CO2 एक्सेट्रा, सही। 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है? ट्राई एटॉमिक। क्या है? आइडेंटिफाई करने तो आ जाएगा। अब आई बात पॉलीएटॉमिक, इसका एग्जांपल है P4, S8 और बड़े बड़े जितने भी कंपाउंड्स आपने पढ़ रखे हैं,
H2SO4, CaCO3, AlPO4, HNO3, मतलब जितने भी बड़े केमिकल कंपाउंड्स हैं, दे ऑल हैव मोर देन 3 एटम्स, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? तो एटॉमिसिटी भी क्लियर हो गया। अब आगे लिखते जाइए। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास, और हमने आपसे बताया कि किसी भी केमिकल कंपाउंड के में प्रेजेंट जितने भी एटम्स हैं उनके मास का अगर हम सम करते हैं, टोटल करते हैं, तो वो पूरा का पूरा जो मास होगा, जैसे H2O है ना, वाटर, अब इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो हाइड्रोजन का मास होता है 1, है ना, और यहाँ चूंकि 2 हाइड्रोजन है तो ये इंटू 2, अब सम करना है, टोटल करना है हमें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना था? 8, एटॉमिक नंबर 8, और ये एक इवन नंबर है, तो इसका मास कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16। अब ये 16 से ऐड कर देंगे, तो जो टोटल मास हो गया वो हो गया मॉलिक्यूलर मास 18U। क्लियर? फिर निकालना है, मान लीजिए हमें CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो मास कितना हो गया? 12। अब ये 12 मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, और फिर ये एक ही चुकी है कार्बन, तो 12 ही रहेगा। और फिर ऑक्सीजन है, अभी निकाला 16, और यहाँ 2 है, इंटू 2, फिर ये हो जाएगा हमारा 44U। ठीक। अब आइए एक्सेप्शन, जैसे NH3, हमें एक्सेप्शन का कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि वो तो मास उसका है ही ना, हमें एक्सेप्शंस के मास याद रखने होंगे। जैसे नाइट्रोजन है, ऑड है इसका एटॉमिक नंबर 7, तो अकॉर्डिंग टू रूल मास इसका 15 होना चाहिए था, लेकिन मास आपको क्या बताया गया? 14, तो ये लिख दिया 14। और हाइड्रोजन का 1 है, और यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इंटू 3, टोटल कितना हो गया? 17U। ठीक। जैसे कॉमन सॉल्ट NaCl, सोडियम का मास कितना होगा यहाँ पे? एटॉमिक नंबर 11 है, तो 23, ऑड नंबर है, 2 टाइम्स प्लस 1। और क्लोरीन का मास कितना बताया गया आपको? 35.5। कितना है? कितना है? बोलते रहेंगे तो याद होता रहेगा, 35.5। अब जब इसको 35.5 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 538 एंड 3 2 5, 58.5U। एंड यहाँ पे U है क्या? व्हाट इज U? इट इज अ यूनिट और यूनिफाइड मास, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। मतलब मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ मासेस ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। कोई डाउट इसमें किसी को भी? क्लियर हो गया? कॉपी करिए इसको। अब हम लोग करेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, बस डिफरेंस क्या हो जाएगा कि अगर हमें ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना है तो हम यूनिट ग्राम में कर देंगे, और सारे प्रोसेस वही रहेंगे। मतलब ये कि अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास वाटर का निकालना है तो आंसर हो जाएगा 18 ग्राम, U की जगह। आसान है न्यूमेरिकल, बस आपको याद रखना है किसका यूनिट क्या है। ये सब अगर ग्राम में हम लिख देंगे तो ये सभी क्या कहलाएंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 18 ग्राम हो गया वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड 44, अमोनिया का हो जाएगा 17 ग्राम, और NaCl का हो गया 58.5 ग्राम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है? मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, या मास ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस इन ग्राम इज रिप्रेजेंटेड एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस और दैट मॉलिक्यूल। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब नेक्स्ट लिखिएगा हेडिंग आयंस, स्पेस छोड़ दीजिए, उसमें लिख लीजिए डेफिनेशन में, द मास ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ केमिकल सब्सटेंस इन ग्राम या मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, स्पेस छोड़ दीजिए, फिर कॉपी कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा बुक से देख के, जो भी मास निकालना है। आंसर मत कॉपी करिएगा, 4 केमिकल कंपाउंड ढूंढ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और उसके मास आप जब ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, सेम प्रोसेस है, सम करेंगे सबके मास को, बट यूनिट विल बी इन ग्राम, सबके ग्राम हो जाएंगे तो वो कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आयन, आयंस। आयन पे लिखिए
चार्ज पार्टिकल्स are called ions. Charged particles are called ions. आयंस कितने तरह के हैं? दो तरह के, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, दैट इज कैटायन एंड एनायन। तो आयंस दो तरह के होंगे, लिखेंगे फिर नेक्स्ट टाइम में। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। पहला लिखेंगे कैटायन, कैटायन लिखेंगे पॉजिटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस या स्पेशीज। पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड कैटायंस, ठीक है। इट कैन बी मोनोवैलेंट कैटायन। अब ये नीचे लिखेंगे, इट कैन बी मोनोवैलेंट, इट कैन बी डाइवैलेंट, इट कैन बी ट्राइवैलेंट। अब सर ये क्या नई बात बता दी आपने, है ना, नया हो गया आपके लिए। तो जब वैलेंसी +1 होगी, जैसे Na+, K+, तो यहां पे क्या है, वैलेंसी कितनी है? 1 है। कितनी है? 1। तो इट इज कॉल्ड मोनोवैलेंट कैटायन, ठीक है। अब जब वैलेंसी 2 होगी, इट विल बी डाइवैलेंट कैटायन। अब इसका एग्जांपल हो गया Ca2+, Mg2+, और भी एग्जांपल्स हैं सारे, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड डाइवैलेंट कैटायन। अब आइए ट्राइवैलेंट, ये हो गया बोरॉन 3+, एल्युमिनियम 3+, फेरिक 3+, और भी बहुत सारे, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, दे कैन बी मोनोवैलेंट कैटायन, डाइवैलेंट कैटायन, ट्राइवैलेंट कैटायन। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब उसी तरह अनायन में निगेटिवली चार्ज्ड आयंस या चार्ज्ड स्पीशीज भी कहते हैं केमिस्ट्री में। स्पीशीज, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, निगेटिवली चार्ज आयन, निगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ठीक है। अब यहां पे भी वही स्टेटमेंट बनेगा, मोनोवैलेंट अनायन, डाइवैलेंट अनायन, ट्राइवैलेंट अनायन। जैसे पॉजिटिव चार्ज में था, उसी तरह निगेटिव चार्ज में भी होगा। मोनोवैलेंट अनायन, डाइवैलेंट अनायन, ट्राइवैलेंट अनायन। तो मोनोवैलेंट में हाइड्रोक्साइड हो गया, नाइट्रेट हो गया, नाइट्राइट हो गया, और भी बहुत सारे। डाइवैलेंट में ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, और भी बहुत सारे। ट्राइवैलेंट में फॉस्फेट हो गया, और भी बहुत सारे, है ना। आपको अपनी बुक से वो टेबल्स कॉपी करनी है जिसमें मेंशन किया हुआ है सारे आयंस के बारे में, सारे के सारे चार्ज्ड पार्टिकल्स के बारे में। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? पक्का? ये कॉपी कर लीजिए।